साथियों, मैं फैज़ान रज़ा आप सभी का एफ़आर नॉलेज नेटवर्क में स्वागत करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैर आफ़ियत से होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो हिंदुस्तानी आइन के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में है। देखिए साथियों, मैं जो आपके सामने जितने भी क्लास करा रहा हूं सब पॉइंट टू पॉइंट करा रहा हूं और पूरे चैप्टर जो भी सबक आपके सामने है, जो भी चैप्टर है, उन सभी को मैं सिमट कर के मुख्तसर करके मात्र 2 सफ़ात पर मुकम्मल कर चुका हूँ और मुकम्मल करके आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो वीडियो है ये क्लास 10th के लिए दरकशा दोम है नहीं, इसके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही बेहतर वीडियो है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मेरे वीडियो को ज़रूर देखते होंगे और लाइक भी ज़रूर करते होंगे, लेकिन मुझे अफ़सोस इस बात की होती है कि आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं। तो लिहाजा आप लाइक करेंगे मेरे वीडियो को शेयर करेंगे तो मुझसे मोटिवेट मिलेगा, मैं इससे खुश हूँगा, तो फिर मैं आगे की भी तैयारी आपकी कराता रहूँगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि चैप्टर नंबर 9 आज का है, हिंदुस्तानी आइन के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बारे में हम जिक्र करते हैं। अब देखिए यहाँ पॉइंट टू पॉइंट आपसे बात करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान के अक्सरियती समाज में कुछ लोग पसमानदा तबका के मानी जाते थे। सैकड़ों बरसों से समाज में न कोई उनके फ़िक्र करता था और न उनसे प्यार करता था, बल्कि वो लोग नफ़रत और हिकारत की नज़र से देखे जाते थे और उन्हें अछूत कहा जाता था। यानी जो भी अछूत थे वो पहले बहुत ही बुरी निगाहों से देखा जाता था। लोग उसको बिल्कुल ही नीची निगाहों से देखते थे और उसको दबाया जाता था, कुचला जाता था। इसी असना में एक शख्सियत का वजूद होता है, एक शख्सियत वजूद में आते हैं जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से दुनिया जानने लगती है। उन्होंने अपनी मेहनत और काविशों के ज़रिए इल्म के बिना पर इस भेदभाव को मिटाने की कोशिश की। अगला पॉइंट है कि ऐसे ही एक अछूत मराठी ज़बान बोलने वाले महार ख़ानदान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 14 अप्रैल सन 1891 को महव सेंट्रल इंडिया में पैदा हुए। देखिए बिल्कुल ही पॉइंट टू पॉइंट आप तक बात पहुंच रही है। अगला पॉइंट है कि इनके वालिद का नाम राम जी मालू जी सकपाल और वालिदा का नाम भीम बाई था। देखिए यही क्वेश्चन आपसे किया जाता है कि इनके वालिद भीमराव अंबेडकर के वालिद का नाम क्या है, तो राम जी मालू जी। इनके वालिदा का नाम क्या है, तो भीम बाई, है नहीं। वह अपने वालिदैन की 14वीं और सबसे छोटी औलाद थे। यानी कि अब ये भीमराव अंबेडकर कितने नंबर के थे, यानी कि अपने भाई बहनों में उनका नंबर कितने नंबर का कितने भाई बहन के बाद वो पैदा हुए, तो 14वें संतान थे। गोया कि तीसरे के बाद इनका 13वें के बाद इनका 14वां स्थान था और सबसे छोटी औलाद थे। सब लोग प्यार से इन्हें भीमा कहा करते थे। क्या कहा करते थे? भीमा कहा करते थे। ठीक है। इनके वालिद बरतानवी सरकार की फ़ौज में मुलाजिम थे। इनके वालिद किस सरकार के मुलाजिम थे? तो बरतानवी सरकार के, याद रखेंगे। भीमराव की उम्र अभी 2 वर्ष की ही थी कि इनके वालिद फ़ौज की मुलाजमत से सुबुकदोश हो गए। अब कितने साल के थे भीमराव? तो मात्र 2 साल के थे तो इनके वालिद फ़ौज की मुलाजमत से क्या हो गए? रिटायर हो गए, सुबुकदोश हो गए। 14 बरस तक रामजी फौजी स्कूल में हेड मास्टर रहे। सुबुकदोशी के वक्त रामजी का ओहदा दूसरी ग्रैंड रिजर्व में सूबेदार मेजर का था। अब ये क्वेश्चन हमेशा आता है, ये बिल्कुल ही 100% आपसे पूछा जाएगा कि भीमराव अंबेडकर के वालिद का ओहदा उस वक्त क्या था जब वो सुबुकदोश हो रहे थे, तो आप क्या कहेंगे? ग्रैंड में सूबेदार मेजर का था। क्या था? सूबेदार मेजर का था। चलिए अगला, ये ख़ानदान सेंट्रल इंडिया को छोड़कर कोंकण इलाका में दापोली मुकाम पर जा बसा। अब ये पहले तो सेंट्रल इंडिया में थे, अब उस सेंट्रल इंडिया को छोड़कर कहाँ चले गए? कोंकण इलाके जो दापोली जगह है वहाँ जाकर ये बस गए। ठीक है। कह रहे 5 साल की उम्र में अंबेडकर का स्कूल में दाखिला हुआ। भीमराव अभी 6 साल के ही थे कि उनकी माँ भीमा बाई का इंतकाल हो गया। राम जी की बहन ने इस ख़ानदान की देखभाल शुरू कर दी। 17 में तालीम के दौरान इन्होंने अपने नाम के आगे अंबेडकर लिखना शुरू कर दिया। अब ये अंबेडकर कहाँ और कब लिखना शुरू किया? तो 17 में। कब? तो तालीम के दौरान। याद रखेंगे, ये सब पॉइंटेबल बातें हैं।
अगला है कि भीमराव के दादा परदादा कोकीन इलाके में अम्बावाड़े के रहने वाले थे। मराठी ज़बान बोलने वाले लोगों की रिवायत है कि वो अपनी ज़ात के साथ अपने रिहायशी मुकाम का नाम लगाते हैं। देखिए, अब ये भी क्वेश्चन हो सकता है, ये कितना पॉइंट मैंने बनाया है कि अंबेडकर क्यों, अगर हो सकता है एग्जामिनर आपसे सवाल कर दे कि अंबेडकर भीमराव क्यों लगाते थे, तो आप क्या कहेंगे कि भीमराव के दादा परदादा कोकीन इलाके में अम्बावाड़े के रहने वाले थे और मराठी ज़बान बोलने वाले लोगों की रिवायत है कि वो अपनी ज़ात के साथ अपने रिहायशी मुकाम का नाम लगाते हैं। चुनांचा सकपाल के साथ भीमराव को दूसरा सरनेम अम्बावाड़ीकर मिला, जिसे बोलने में आसानी के लिए स्कूल के रजिस्टर में अम्बेडकर लिख दिया गया। तो आप मेरे साथियों, आपको बात समझ में आ गई होगी कि अम्बेडकर क्यों लगाया जाता है। ठीक है, अगला है बम्बई के एल्फिंस्टन हाई स्कूल का माहौल जिसमें भीमराव पढ़ते थे पुरसुकून न था, यानी बेहतर नहीं था, मौजू नहीं था, यानी अच्छा नहीं था। ये स्कूल सरकारी था, लेकिन यहाँ भी भीमराव के साथ जात पात का भेदभाव किया जाता था, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया कि पहले के जो समाज थे, छोटी जात वाले लोगों को, अछूत लोगों को अपने सामने नहीं खड़ा होने दिया करते थे। यहाँ तक कि सामने खड़ा होना तो दूर की बात है, सामने से गुजरने भी नहीं देते थे। मंदिरों में पूजा वगैरह भी नहीं करने दिया करते थे। कुएं से पानी तक नहीं लेने दिया जाता था। ये क्या था, पहले के लोगों का एक तरीका था। लेकिन अब तो अभी भी बहुत ऐसी जगह पे है, लेकिन बहुत हद तक ख़त्म हो चुका है। अब कह रहे हैं कि वहाँ यानी कि एल्फिंस्टन हाई स्कूल में इनके साथ क्या होता था, तो इस जात पात का भेदभाव किया जाता था। और यही नहीं, बल्कि सिर्फ बच्चे नहीं, सिर्फ स्कूल के तलबा ही नहीं, बल्कि इनको हक़ारत की निगाह से वो असातिज़ा भी देखा करते थे। यानी सिर्फ स्कूल के तलबा ही इन्हें हक़ारत और नफ़रत की नज़र से नहीं देखते थे, बल्कि असातिज़ा का सलूक भी क्या था, वैसा ही था। अब आगे कह रहे कि भीमराव ने 1908 ईस्वी में मैट्रिक का इम्तहान पास किया। कब पास किया? 1908 ईस्वी में। चलिए अगला है, महार जात वालों के लिए ये बड़े फ़ख्र की बात थी, इसलिए उन लोगों ने इस खुशी के इजहार के लिए एक जलसा किया और भीमराव को मुबारकबाद दी। देखिए, ये जो भीमराव अंबेडकर महार ख़ानदान में ये पहला शख्स है जिसने एजुकेशन हासिल किया, जिसने पढ़ाई किया, और पहले मैट्रिक का तगमा लेने वाले, पहले मैट्रिक का सनद लेने वाले अगर कोई बने तो वो भीमराव अंबेडकर बने। इस खुशी में आकर महार ख़ानदान वाले लोग क्या किए, एक जश्न किया, एक जलसा किया, और उस जलसे में जलसा करने के बाद फिर भीमराव अंबेडकर को मुबारकबाद पेश की। इन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज से 1912 में बीए की डिग्री हासिल की। इन्होंने एल्फिंस्टन हाई स्कूल से तो मैट्रिक किया, और एल्फिंस्टन कॉलेज से, देखिए इस जगह आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हाई स्कूल वो हाई स्कूल मैट्रिक तक होते हैं, और कॉलेज वो +2 बीए है नी एमए इस तरीके के होते हैं। तो याद रखेंगे, एक होता है एल्फिंस्टन हाई स्कूल है और दूसरा एल्फिंस्टन कॉलेज है। तो कॉलेज से इन्होंने बीए का इम्तिहान पास किया। कब का पास किया? 1912 ईस्वी में। चलिए अब अगला देखते हैं। कह रहे हैं कि बड़ौदा स्टेट से तालीमी वजीफ़ा पर वो आला तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका चले गए और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। ठीक है, इन्होंने माशियात में इसी यूनिवर्सिटी से एमए पास किया। ठीक है, उसके बाद 1916 ईस्वी में पीएचडी की डिग्री हासिल की। इसी साल वो इंग्लैंड चले गए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया। ठीक, अगला पॉइंट देखिए, कह रहे इसी के साथ ही वो इकोनॉमिक्स में एमएससी और बैरिस्ट्री की तैयारी करते रहे, लेकिन सन 1917 में इनका ये तालीमी सिलसिला उस वक्त रुक गया जब बड़ौदा स्टेट से मिलने वाला वजीफ़ा यानी स्कॉलरशिप जो एक ख़ास मुद्दत के लिए था, बंद हो गया। यानी कि ये क्या किए, इकोनॉमिक्स कर रहे थे एमए और बैरिस्ट्री की तैयारी कर रहे थे, लेकिन 1917 में ये जो है ना वजीफ़ा बोलते तो स्कॉलरशिप जो है जो मिल रहा था वो ख़त्म हो गया, बंद हो गया। नतीजतन उन्हें हिंदुस्तान वापस आना पड़ा, वो हिंदुस्तान वापस आ गए।
हिंदुस्तान वापस आकर इन्होंने प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की हैसियत से सीडी होम कॉलेज में क्या किया, मुलाजमत शुरू कर दी। अब ये मुलाजमत भी शुरू कर दी, बोले तो नौकरी शुरू कर दी। इस ओहदे पर 1918 से 1920 तक वो काम करते रहे। इस दौरान इन्होंने अपनी तनख्वाह के कुछ रुपये बचाकर महफूज कर लिए थे और कुछ दूसरे मुखलिसिन ने इमदाद की, जिसकी बदौलत दोबारा 1920 में इंग्लैंड चले गए और अपनी अधूरी तालीम पूरी की। इन्होंने 1921 में एमएससी और 1923 में डीएससी की डिग्रियां हासिल की और बैरिस्ट्री भी पास कर ली। उसके बाद हिंदुस्तान वापस आ गए। हिंदुस्तान वापस आकर इन्होंने वकालत का पेशा इख्तियार किया। किस चीज़ का? तो वकील बन गए। इन्होंने अछूतों को ये सलाह दी कि हम उस वक्त तक कोई तरक्की नहीं कर सकते जब तक कि हम 3 मरहलों में अपने अंदर की सफाई न करते। और वो कौन सी सफाई है? तो आगे देखिए क्या है कि हमें अपने आम अखलाकी बर्ताव को ऊपर उठाना होगा, अपने तलफ़ुज़ को सुधारना होगा और ख़यालात को नई ताकत देनी होगी। आप ओहद कर लें कि आप मुर्दा या सड़े हुए जानवरों का गोश्त नहीं खाएंगे। आप ओहद कीजिए कि आप बचे खुचे और फेंके हुए टुकड़े नहीं खाएंगे। हम खुद सिर्फ इसी सूरत में ऊपर उठ सकते हैं अगर हम अपनी मदद आप करें, अपनी इज़्ज़त नफ्स दोबारा हासिल करें और अपनी ताकत को जानें। यानी इस तरह की कि बात भीमराव अंबेडकर ने समझाया, लोगों को मशवरा दिया, नसीहतें की, ओहद करवाया कि हमें तरक्की किस तरह करनी है, हम किस तरह लोगों के सामने आएंगे, कैसे हमारी तरक्की होगी। ये सारी चीज़ें भीमराव अंबेडकर ने समझाते हुए ओहद दिलवाया उन अछूतों के लिए जो अपने आप को अछूत समझते थे, उन समाज के लिए जो अपने आप को अछूत समझते थे। कह रहे भीमराव अंबेडकर का शुमार हिंदुस्तान के जदीद मेमारों में होता है। जदीद मेमारों में यानी नए मेमारों में होता है, नए बनाने वालों में होता है। हिंदुस्तान को नई ताजगी बख्शने वाले, नई चेंजिंग लाने वाले अगर कोई है तो वो भीमराव अंबेडकर है, जिन्होंने हमें एक बेहतरीन आइन दिया, एक बेहतरीन कानून दिया। आज़ादी के बाद जब मुल्क की आइन साजी का मरहला दरपेश आया तो दस्तूर साज कमेटी में वो सदर के ओहदे पर फायज किए गए, यानी मुंतखब किए गए। अगला पॉइंट है, भीमराव की उम्र 14 बरस थी और वो 5वीं दर्जे के तालिब इल्म थे। देखिए ये बात पे बहुत ही बेहतरीन से गौर करने की बातें हैं इस लाइन पर। इस पे अगर आप गौर कर लेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि कोई भी चीज़ आसान नहीं है, यानी कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। देखिए क्या है, ये लाइन क्या कह रहा है, इस लाइन पर गौर करें। कह रहे हैं कि भीमराव की उम्र 14 बरस थी और 5वीं दर्जे के तालिब इल्म थे, तो उनकी शादी 9 बरस की लड़की रामाबाई से हुई थी, याद रखिएगा। और अभी के वक्त के 14 बरस के लड़के मैट्रिक करते हैं, लेकिन उस वक्त 14 साल के थे तो वो 5वीं दर्जे में ही थे। अब बताइए 5वीं दर्जे में, जब 14 साल की उम्र में 5वीं दर्जे में थे, उसके बावजूद भी इन्होंने इतनी सारी पढ़ाइयाँ की, इतनी सारी डिग्रियाँ हासिल की। आज हम और आपको क्या हो चुका है कि थोड़ी सी उम्र बढ़ जाती है तो हम कहते हैं अब हमारी पढ़ाई ख़त्म हो गई। मेरे साथियों, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं है, पढ़ाई की कोई क़ैद नहीं है। आप जब चाहो तब आप अपने इल्म को हासिल कर सकते हो। इल्म के बारे में आया है कि माँ के गोद से लेकर कब्र के गोड़ तक सीखने का इल्म सीखने की इजाज़त है। आप जब चाहो तब इल्म सीख सकते हो। अगला देखिए पॉइंट क्या है। कह रहे अंबेडकर हिंदुस्तानी समाज में छुआछूत के रिवाज से बहुत ही बरहम और बेजार थे, इसलिए इन्होंने बुद्ध मजहब कबूल कर लिया। अब ये पॉइंट भी काबिल दीद है कि आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि क्यों इन्होंने बुद्ध मजहब कबूल किया, तो बस यही वजह है, यही कारण है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि भीमराव अंबेडकर को हिंदुस्तान के सबसे बड़े एजाज़ भारत रत्न से नवाजा गया। देखिए अब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से भी नवाजा गया है। सबसे बड़ा अवार्ड अगर कोई है हिंदुस्तान का तो वो भारत रत्न है, ये भी याद रख लें। आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड, सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है, तो भारत रत्न है, ठीक नहीं। भीमराव अंबेडकर सोने के लिए 5 सितंबर 1956 को बिस्तर पर गए तो नींद ही में वफात पा गए। यानी अब ये 5 सितंबर 1956 को इनका इंतकाल हो गया। बौद्ध धर्म के मानने वाले कहते हैं कि इन्हें नरवान मिल गया, यानी इन्हें नरवान मिल गया बोले तो इन्हें जन्नत मिल गई। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ज़िंदगी भर अनथक कोशिशें की। इनका मकसद था कि पसमानदा तबका को बेदार करना,
उठाना और हिंदुस्तानी समाज में बराबरी और भाईचारगी पैदा करना। तो मेरे अजीज़ साथियों तलबा, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर इंशाअल्लाह इसी लय के साथ, इसी खुशी और जोश के साथ अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।